हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार और आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ अपने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, थर्ड लेक्चर, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और मोल के बारे में पढ़ा है, मोलों की संख्या वगैरह को कैसे निकालते हैं। तो आप लोग घर में रहिए, आराम से पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। हम आपके लिए अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा सा लेट हुआ लाने में, इसके लिए सॉरी, बट अब रेगुलर वीडियो आते रहेगी। और अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सीधे पढ़ाई पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाने के बाद अपलोडिंग करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मेरे पास उस तरीके के सिस्टम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग तुल्यांकी भार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तुल्यांकी भार, या हम इसको क्या कह सकते हैं, भार या द्रव्यमान कह सकते हैं ना, भार या द्रव्यमान, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं, ग्राम तुल्यांक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट और या मास, इक्विवेलेंट वेट और मास, और ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट। तो मेरा अभी यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह से कोई खास लेना देना नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। बट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको अगर डिफाइन किया जाए तो लिखेंगे पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा जो किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से हाइड्रोजन के 1 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग करता है या इन्हें प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। तो ये है डिफिनेशन। ये किसका डिफिनेशन है? ये है तुल्यांकी भार का डिफिनेशन। बट इसमें इससे ज़्यादा ना टाइम देते हुए, इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए हम लोग चलते हैं कि तुल्यांकी भार निकालते कैसे हैं और किसका हम लोग तुल्यांकी भार निकालेंगे। ठीक है, जिनको लिखना है लिख लीजिए। चलिए, अब एक्चुअली में हम लोग तुल्यांकी भार ना चार तरीके से निकालते हैं, 4 तरह की चीजों का निकालते हैं। पहला हम लोग निकालते हैं तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार। दूसरा अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। तीसरा क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार। एंड चौथा लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब देखिए
तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, तत्व का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है? तो तत्व का हम लोग देखते हैं परमाणु से बनता है, तो उसका होता है परमाणु भार। और परमाणु भार में प्रत्येक तत्व की जो संयोजकता, जिस तत्व का हम निकाल रहे हैं उसकी संयोजकता से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब ये हो गया किसका? तत्व का। अब अम्ल का देखना है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका है कि जो अम्ल का आणविक द्रव्यमान होगा, मतलब अम्ल का अणुभार बटे अम्ल के लिए एक वर्ड आता है क्षारकता, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अम्ल के लिए जो वर्ड आता है वो क्या आता है? क्षारकता। तो अम्ल के अनुभार में क्षारकता से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। चलिए, अब क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है, तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? तो क्षार भी होगा, उसका अनुभार तो होगा ही ना। क्षार भी क्या है? क्षार का जो अणु होगा उसका अनुभार, अब बटे क्षार के लिए जो वर्ड आता है वो आती है अम्लीयता। क्या? अम्लीयता। ठीक है। और अब आते हैं लवण का तुल्यांकी भार। लवण का तुल्यांकी भार, अब लवण में क्या रहता है? नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। तो जो भी होगा तो इसका लिखेंगे अनुभार। जो भी लवण का अनुभार होगा उसको लिखेंगे, और नीचे में जो लवण में धनात्मक आयन होंगे उस पे जितना आवेश होगा उसकी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो धनात्मक आयन पर कुल आवेश की संख्या, कुल आवेश की संख्या। ठीक है। इस तरीके से हम लोग तुल्यांकी भार 4 चीजों का निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे बच्चों? तत्व का, अम्ल का, क्षार का और लवण का। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग अलग अलग सबका क्या करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मिटाते हैं। चलिए तत्व का हम लोग निकाल के देखते हैं। तो पहले हम लोग एल्युमिनियम जो तत्व है, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार आपसे अगर निकालने बोले कि एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार निकालिए, मतलब कि एल्युमिनियम का कितना, अगर रिएक्शन होता है तो एल्युमिनियम का कितना ग्राम हाइड्रोजन के 1 ग्राम से संयोग करेगा या हाइड्रोजन के 1 ग्राम को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका क्या होगा? एल्युमिनियम का अनुभार लिखेंगे। एल्युमिनियम अणु थोड़ा ना तत्व है, तो एल्युमिनियम का क्या होगा? परमाणु भार और एल्युमिनियम की संयोजकता से डिवाइड करेंगे। अब बोले सर एल्युमिनियम की संयोजकता कैसे निकले? तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, ये सब हम लोग 9th 10th 11th वगैरह में सबको पता होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 2 8 3, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन तक रहता है तो इसका त्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अष्टक पूरा करते हैं। तो त्याग करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो उसकी क्या हो जाती है? तत्व की संयोजकता। या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है वो उसका संयोजकता हो गया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, मतलब इसको बाहर भेजेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर भेज के अपना अष्टक पूरा करेगा वो एल्युमिनियम का क्या होगा? क्या होगा? संयोजकता। तो संयोजकता कितनी होगी? 3। मतलब लिख देते हैं एल्युमिनियम की संयोजकता। तो एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है? 27 और एल्युमिनियम की संयोजकता कितना? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 ग्राम। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया। किसी भी तत्व का अगर निकालना है उसका परमाणु भार दीजिए और नीचे में उस तत्व की संयोजकता से डिवाइड कर देंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे अम्ल का, क्षार का और लवण का तुल्यांकी भार। चलिए, तो अम्ल की तुल्यांकी भार
या क्षार की तुल्यांकीय भार जानने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड जानना है, जिसको अम्लीयता या क्षारकता को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्षारीय मूलक देखेंगे। क्षारीय मूलक इसको बोलते हैं इसमें बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। क्षारीय मूलक क्या होता है? H प्लस आयन को छोड़कर, H प्लस आयन को छोड़कर सभी धनात्मक आयन, सभी धनात्मक आयन, सभी धनात्मक आयन क्या कहलाते हैं? क्षारीय मूलक कहलाते हैं। क्षारीय मूलक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में आप ले लो Na प्लस, Mg2 प्लस, NH4 प्लस, Ca2 प्लस इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे क्या है? क्षारीय मूलक से बेसिक रेडिकल्स है। बेसिक रेडिकल्स को हम लोग शॉर्ट में ना Br से दिखा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अम्लीय मूलक पे। किस पे? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक, ठीक है। अम्लीय मूलक इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स। चलिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? AR, एसिडिक रेडिकल्स। AR रहमान नहीं, ठीक है, वो एक कंपोजर है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये एसिडिक, यहाँ एसिडिक का A, रेडिकल्स का R। चलिए अब एसिडिक रेडिकल्स क्या है? तो OH माइनस को छोड़कर, OH माइनस को छोड़कर सभी ऋणात्मक आयन, सभी ऋणात्मक आयन अम्लीय मूलक कहलाते हैं। अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, Cl माइनस। तो जितने भी आपके नेगेटिव वाले टर्म में आते हैं वो सारे क्या ले लेंगे? इसमें आ जाएंगे, अम्लीय मूलक में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? अब अम्ल का बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अम्ल की बात। तो अम्ल कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रोंस्टेड के अनुसार जो अम्ल होते हैं वो H प्लस आयन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। तो जिसमें H प्लस रहेगा वही ना रिलीज करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैं रोक इसलिए नहीं रहा कि आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके काम चला लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अम्ल। तो अम्ल में क्या होता है? अम्ल में जैसे ये H2SO4 क्या है? अम्ल है। तो H2SO4 में क्या चीज होगा? H प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा। तो जब H प्लस किससे संयोग करता है? SO4 2 माइनस क्या है? अम्लीय मूलक है ना। क्या है? मैंने बोला जितने भी निगेटिव आयन वाले चीज होते हैं वो अम्लीय मूलक होते हैं। तो H प्लस जब SO4 2 माइनस से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? H प्लस का आप किसी भी एसिडिक रेडिकल से रिएक्शन कराइए, मतलब अम्लीय मूलक से अगर अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होगा? हमें अम्ल प्राप्त होगा। अब सुनिए, यहाँ पे 2 माइनस है, SO4 पे 2 माइनस है, तो 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे 2, तो कितने H प्लस आयन इससे रिएक्ट किया है? 2। तो जितने H प्लस आयन रिएक्ट करेंगे, ठीक है, अम्ल में, या फिर कोई अम्ल जितना H प्लस आयन देगा
तो अगर आप H2SO4 को डिजोल्व करो या फिर तोड़ो तो उससे क्या को मिलेगा, 2 को H प्लस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि H2SO4 की क्षारक क्या है, क्षारकता कितनी है। तो अम्ल की हम लोग निकालते हैं क्षारकता, बेसिसिटी। क्षारकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेसिसिटी। कितनी हो जाएगी, 2। आपसे बोले H2CO3 कार्बनिक अम्ल, कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल। वो H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल का अगर क्षारकता पूछे, क्या पूछे, क्षारकता, तो आप कितना बोलोगे। तो यहाँ पे फिर कितना, 2 को H प्लस निकलेगा, कितना H प्लस, 2 को। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्षारकता 2 है। ठीक है। H3PO4, H3PO4 इसमें कितना निकलेगा, 3H प्लस। तो H3PO4 की क्षारकता अगर बोले तो आप बोलोगे क्या, 3। H3PO3 का फिर बोले सर यहाँ पे तो 3 को दिख रहा है, तो 3 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका जो निकलता है ये अपवाद, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कई बार सिर्फ क्षारकता पूछ देता है। तो जब आप इसका बनाओगे, इसका क्या बनाओगे, संरचना बनाओगे, तब कैसा दिखेगा, P बीच में आएगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे अगर देखा जाए तो P बीच में आएगा, डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। यहाँ पे देखें तो P डबल बॉन्ड O, O, H, O, H, O, H3PO3 है ना, 3 ही O है, तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक H ब्रेक होगा, यहाँ से एक H ब्रेक होगा, यहाँ से, मतलब H3PO4 से 3 हाइड्रोजन, 3 H प्लस आयन हमको मिल सकता है। इसीलिए H3PO4 की क्षारकता कितनी हुई, 3 हुई। लेकिन यहाँ पे H3PO3 में आप बोले सर ब्रेक क्यों होता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा होने के कारण से यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ जाती है और इस तरीके से H प्लस आयन यहाँ से निकल जाता है। बट फास्फोरस और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है लगभग बराबर है, तो ये वाला चीज ब्रेक नहीं होता है, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से और यहाँ से। तो ज्यादा से ज्यादा ये 2 को H प्लस दे सकता है। तो H3PO3 की क्षारकता अगर पूछे, क्षारकता, तो आपको क्या बोलना है, 2 होगा। अगर H3PO2 है, H3PO2, तो अगर आप इसका बनाओ तो P डबल बॉन्ड O, OH, H, H, तो यहाँ से तो मात्र 1 निकलेगा ना। तो यहाँ पे H3PO2 की क्षारकता कितनी होती है, PO2 की क्षारकता अगर देखी जाए तो हम बोलेंगे 1। ठीक है। अब चलिए, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको क्षारकता पता होना चाहिए। अब अगर हम निकालते हैं, अब बोले अम्ल की तुल्यांकी भार निकालो, क्या निकालो, अम्ल की तुल्यांकी भार। तो अम्ल का अगर तुल्यांकी भार निकाल, क्षारकता निकालने सीख गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। तो जितने H प्लस आयन कोई अम्ल दे सकता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। तो अम्ल की अगर क्षारकता की बात करें, अम्ल की क्षारकता, सॉरी क्षारकता नहीं यार, तुल्यांकी भार, क्षारकता तो निकाल चुके हैं। तुल्यांकी भार क्या होती है, अनुभार, अनुभार बटे क्या, क्षारकता, क्षारकता। चलिए, तो अगर आपसे बोले H2SO4 की, H2SO4 का तुल्यांकी भार बताओ, तुल्यांकी भार क्या होगा। तो जब H2SO4 का तुल्यांकी भार पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 का अनुभार निकाल लेंगे। H2SO4 का अनुभार, इसमें भाग दे देंगे, किससे, इसमें भाग देंगे क्षारकता से। अब हमको ये बताइए कि H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है।
चूंकि क्षारकता यहाँ पे 2 है, चूंकि H2SO4 की क्षारकता कितनी, क्षारकता 2 है। अब H2SO4 का अणुभार कितना, H2SO4 का अणुभार कितना होता है भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 1 सल्फर है, सल्फर का 32 ग्राम, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 गुने 16, 16 चौका 64, मतलब 32 2 34 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा भैया 3 8 98 ग्राम अणुभार। अभी हम लोग तुल्यांकी भार नहीं निकाले, तो तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो हम ऐसे भी ई से भी दिखाते हैं। तो ई कितना निकल जाएगा इसका लिख ही देते हैं, है ना, तुल्यांकी भार। तो देखिए इसका अणुभार कितना, H2SO4 का अणुभार 98 ग्राम, तो 98 ऊपर लिखेंगे, और क्षारकता कितनी 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल जाएगा, कितना निकलेगा 2 चौके 8, 1 2 9 18 49 ग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा। चलिए तो ये हो गई, इसके बाद बात बच्चों अम्ल की। अब हम लोग क्षार की बात करेंगे, किसका बात, क्षार का। तो लिखिए हम लोग का इस लेक्चर के बाद हम लोग विलियन को सही तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्षार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, क्षार बेस। तो देखिए क्षार में जनरली जो ब्रोंस्टेड के अनुसार क्षार में क्या होता है, OH माइनस देता है। तो अगर आप NaOH की बात करें, NaOH, तो NaOH में क्या होगा, Na प्लस एंड OH माइनस, मतलब कि OH माइनस अगर संयोग करता है Na प्लस से, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, NaOH मिलेगा, ठीक है। मतलब OH माइनस संयोग कर रहा है किससे, अब देखिए मैंने बोला था H प्लस को छोड़ के जितने भी धनात्मक आयन होंगे वो सारे क्षारीय मूलक होंगे। तो यहाँ पे Na प्लस क्या है, क्षारीय मूलक है, तो OH माइनस क्षारीय मूलक से अभिक्रिया करके आपको क्षार देगा। क्षार ना मतलब क्या, घर छाप देगा, नहीं रे, क्षार होता है सब्सटेंस। चलिए तो OH माइनस, इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल तो लिया हुआ है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि NaOH अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या देगा ये Na प्लस OH माइनस। तो कोई सब्सटेंस या कोई पदार्थ जब वो OH माइनस देता है, वो उसकी क्या कहलाता है, अम्लीयता कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीयता, ठीक है। तो क्षार की हम लोग अम्लीयता डिसाइड करते हैं OH माइनस से, और अम्ल की जो क्षारकता होती है उसको डिसाइड करते हैं H प्लस से। चलिए आपसे बोले CaOH होल 2, तो NaOH की क्षारकता कितनी होगी, क्षारकता कितनी हो जाएगी इसकी यहाँ पे बच्चों बताइए, 1 है ना, 1 OH माइनस है तो 1 हो जाएगी क्षारकता। अब CaOH होल 2 है, तो CaOH होल 2 में क्या होगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पे कितने OH माइनस मिल रहा है हमको, 2। CaOH होल 2 में कितने OH माइनस मिलेंगे, यहाँ से 2 OH माइनस। तो हम कह सकते हैं इसकी सॉरी क्षार की अम्लीयता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अम्लीयता। तो यहाँ पे इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, अम्लीयता 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2 OH माइनस निकलेंगे। तो अगर आपसे बोले भाई साहब कि NaOH का तुल्यांकी भार बताओ, तुल्यांकी भार क्या है, तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे, चूंकि NaOH क्षार है तो क्षार की अम्लीयता होती है, अम्लीयता से भाग देते हैं, अम्लीयता से भाग देंगे। तो
NaOH का अनुभार कितना होगा? NaOH सोडियम कितना 1 है तो 23 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम, हाइड्रोजन 1 है तो 1 ग्राम, मतलब टोटल कितना 6 1 7 3 10 के 0, बाकी एक 1 2 4, मतलब 40 ग्राम। अब बटे 2 है ना, अम्लता की सॉरी 2 कैसे हो जाएगा? NaOH में एक ही ना आएगा, NaOH की अम्लता कितनी 1, तो 1 से भाग देंगे, मतलब NaOH का तुल्यांकी भार कितना है भाइयों 40 ग्राम भाइयों, ठीक है। NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। आप इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं, उसका अनुभार लिखिए और उसकी अम्लता से भाग दे दीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा किसका, क्षार तक सीख लिए। अब देखते हैं लवण का, लवण। चलिए, ओहो इसको क्यों छोड़ दिया। चलिए लवण की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। तो अब देखिए लवण, अगर हम NaCl की बात करें, NaCl जो सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट के रूप में इसे कहा जाता है। तो Na प्लस Cl माइनस, आपको पता है ये क्या है, ये क्षारीय मूलक और ये क्या है अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक। तो बेसिक रेडिकल्स प्लस एसिडिक रेडिकल्स मिल के बनाते हैं क्या, लवण बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कैसा होता है, नमकीन। हाँ, तो यहां से अगर आप NaCl को देखें तो यहां से क्या मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव आयन है, 1, ठीक है। अब अगर आपसे बोले Na2SO4, तो अगर ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 है ना, 2 Na है प्लस है तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो अगर आपसे बोले लवण का क्या निकालना है, लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण ना देके हम क्या देते हैं, Na2SO4 दे देते हैं, Na2SO4 का तुल्यांकी भार, क्योंकि लवण का तुल्यांकी भार का परिभाषा हम शुरू में ही लिखा चुके हैं। तो लवण का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा बच्चों, Na2SO4 का, तो 2 गो Na है कितना 2, तो 2 Na के लिए कितना आएगा 2 × 23, लिख देते हैं पहले Na2SO4 का, Na2SO4 का अनुभार बटे कुल धनावेश की संख्या। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 को Na है ना, तो 2 Na का 23, सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुने 16, ठीक है। और कुल धनावेश आपको पता है, कुल धनावेश कितना 2, Na2SO4 को जब तोड़िएगा तो 2 धनात्मक आवेश कितने निकलेंगे संख्या 2, तो 2 से भाग दे दो। चलिए अब देखिए, 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस 64, अब बटे कितना करेंगे 2, तो 6 4 10 2 12 का 2 बाकी 1, 6 4 10 3 13 1 14, 142 बटे 2 7 14 और 2 71 ग्राम आया। तो ये आ गया लवण का तुल्यांकी भार। तो बच्चों हम लोगों ने आज सीखा कि तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो तत्व का कैसे निकालते हैं, अम्ल का कैसे निकालते हैं, क्षार का कैसे निकालते हैं और लवण का कैसे निकालते हैं। तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेगा माइंड को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, बाय।